डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम विधि और हम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम का विषय है FRA यानी वन अधिकार अधिनियम। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति का योगदान मानव सभ्यता के विकास में बहुत ज़्यादा रहा है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक मानव सभ्यता ने जो भी विकास किया है उसमें प्रकृति का अहम योगदान रहा है। प्रकृति यानी जल, जंगल, ज़मीन और हवा। दिन रात हम इन सभी तत्वों का दोहन करते रहे हैं और इन तत्वों के दोहन के लिए सरकारों द्वारा भी समय समय पर कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कुछ नागरिकों को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। उन तमाम अधिकारों की आज हम बात करेंगे कि वन संपदा का किस तरह से दोहन किया जा सकता है और विशेष दर्जे के नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार इस क्षेत्र में दिए गए हैं। और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व IAS अधिकारी और वर्तमान में अधिवक्ता जिला उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला से श्री प्रेम सिंह दरैक जी। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद जी। इससे पहले कि हम बातचीत करें FRA जो अधिनियम है इसके क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वन अधिकार अधिनियम का इतिहास क्या रहा है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है, कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले तो दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपको भी धन्यवाद मुझे भागीदार बनाया आज की इस चर्चा में। जो इसका टाइटल है इस कानून का थोड़ा लंबा है और सुलझ के लिए हम उसको छोटा बोलेंगे। टाइटल है अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों के मान्यता अधिनियम 2006। इसको हम FRA बोलेंगे सुलझ के लिए, ताकि लंबा ना बोलना पड़े। अब FRA का बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा सा हम आपने सवाल किया है। ब्रिटिश जो काल था उससे पहले कोई कंसोलिडेटेड या ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट नहीं थे, सरकार के पास नहीं थे। तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले जो कानून बनाया 1865 में बनाया जी। उसका उद्देश्य तो सिर्फ सीमित ये था कि सिर्फ उसको कंट्रोल करना था फॉरेस्ट को, और ब्रिटिशर ने उसका दोहन करना था जी। मतलब जो आपका दोहन करके इंग्लैंड ले जाना था वो अपने लाभ के लिए अपने लाभ के लिए किया था। बिल्कुल। इस कानून ने उसको और अच्छा बनाया, सख्त बनाया। फिर 1894 में एक और कानून बना, इसी को इम्प्रूव किया जी। 1894 के बाद 1927 में आखिरी कानून बना जी। और जो 1927 का कानून है वो आज भी लागू है। वो आज भी लागू है। वही लागू है, फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब उसमें क्या हुआ, जो फॉरेस्ट लैंड में या जो ज़मीन फॉरेस्ट बनाई गई जी, उसमें या तो जनजातीय रहते थे लोग जी, उनका कब्जा था, उनमें निर्भरता थी, मकान थे, ज़मीन थी उनकी अपनी काश्त की, या जो दूसरे लोग थे जनजाति के अलावा जो बेसिकली वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उसी पे डिपेंडेंट थे, वो लोग थे जी। जब ये फॉरेस्ट का कंसोलिडेशन हुआ तो उनके जो हक हकूक़ है, उनका जो कब्जा है पुश्त दर पुश्त कई सालों से, वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड ने सिर्फ फॉरेस्ट बनाया, बाकी उन्होंने खुला छोड़ दिया। उनके हक हकूक़ रिकॉर्ड नहीं किए, वो कई सालों तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1951 से 88 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 51 से 88 के बीच 2.6 करोड़ ज़मीन, 6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन जो है जी, दोबारा फॉरेस्ट बनाई। 2.6 करोड़ हेक्टेयर लैंड वाज कन्वर्टेड इन फॉरेस्ट लैंड। तो जिसको लोगों द्वारा यूज़ किया जा रहा था उसको फॉरेस्ट बना दिया। दोबारा वही हुआ, जो उसमें काबिज थे, जिनका हक था, वो हक हकूक़ उसमें आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में या फॉरेस्ट रिकॉर्ड में या उसमें सेटलमेंट में वो दर्ज नहीं की। छीना तो नहीं, दर्ज नहीं हुए, छीना नहीं। छीना 2002 में, थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो फॉरेस्ट लैंड में या सो कॉल्ड एनक्रोचर थे, हालांकि उनके राइट्स थे, उनको हटाओ। तो उसमें 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि 2002 में खाली करवाई गई थी जी। तो इतिहास है। तीसरा जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भूमि ट्राइबल के पास है या जो दूसरे ट्रेडिशनल जो डवेलर्स हैं उनके पास है, टोटल सो कॉल्ड फॉरेस्ट लैंड और गवर्नमेंट लैंड,
उससे कहीं ज़्यादा भूमि सरकारों ने सरमायादारों को दे दी, डेवलपमेंट को दे दी, या कहीं इंडस्ट्री को दे दी। तो जब बारी मैं एक मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ, जब बारी आती है, जब हम किसानों की, जनजातियों की बात करते हैं, तब तो बोलते हैं फॉरेस्ट को नुकसान होगा। सरमायादारों की बात आती है तो हम वो नहीं देखते फिर। तो आपका कहने का मतलब है कि उस समय ये प्रावधान नहीं था कानून का, या फिर ये कह सकते हैं सरकारों के पास ये प्रावधान था, उनके पास ये हाँ, एक वही ऐसा मैं राइट बैकग्राउंड था बता कि रहा वो हूँ। कर सकते थे, किसी भी तीसरे पार्टी को वो उस भूमि को दान कर सकते थे, चाहे हम विकास की बात नहीं, करते हैं। मैं कन्वर्शन की बात कर, आज भी मैं कर रहा हूँ। जी आज भी अगर मान लो किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, मान लो कोई बिजली का प्रोजेक्ट लगाना है बड़ा, जी उसको हम फटाफट ज़मीन दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे किसान ने 2 बीघा ज़मीन जो अगर कब्जा की भी है, उसको बोलेंगे आप अनकुचर है। तो वो मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कानूनी प्रावधान इस तरह से था। कानूनी प्रावधान तो देने का तो था। वो इसलिए उसमें क्या हुआ कि जब आपके हक हकूक़ नहीं रिकॉर्ड किए गए, तो उसमें एक लंबी डिबेट चली, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स, NGOs सब लोग इन्वॉल्व हुए, और बड़ी लंबी डिबेट के बाद एक कानून बना जिसको हम FRA बोल रहे हैं। जी FRA बना क्यों? आफ्टर ऑल FRA ने ये कहा कि उसमें जो उद्देश्य है इसमें लिखा हुआ वो है कि जो आपके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय, उसको सुलटा करने के लिए। तो सदियों से जो उन खासतौर पर जितने परंपरागत जो वन संपदा के लाभार्थी थे, और जो हम कह सकते हैं कि आज के समय में जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, दोनों, उनके साथ जो अन्याय जनजातीय हो भी, रहा दूसरे था, लोग भी, जो फॉरेस्ट में निर्भर है, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए अधिनियम बनाया गया। जो अन्याय हुआ उस अन्याय को उल्टा करने के लिए, ठीक करने के लिए ये फॉरेस्ट एक्ट है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। तो उद्देश्य तो एक तरह से था कि खासतौर पर जितने भी हमारे जनजातीय लोग हैं या फिर जो वनों में रह रहे हैं, उनका उत्थान किया जाए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए जाते हैं खासतौर पर जिससे उनका उत्थान संभव हो सकता है? अब मैं थोड़ा सा क्वालिफाई कर लेता हूँ। जी फॉरेस्ट एक्ट जिसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी फॉरेस्ट एक्ट में, FRA में या वन अधिकार अधिनियम में ना तो वे एनक्रोचमेंट को रेगुलाइज करने का प्रोसेस है, ये भी गलतफहमी हो रही है। हाँ, आजकल खासतौर पर बहुत सारे दर्शकों के मन में ये बात हो सकती है कि बहुत सारे वाक़े ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर किसी वन भूमि को किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर पूरे गांव के लोगों द्वारा अपने खास तौर पर कुछ पौधों के लिए या फिर किसी भी तरह से अपने लाभ के लिए उनको एनक्रोच किया जाता है। तो एनक्रोचमेंट में इस अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है? नॉट एट ऑल जी। इसमें इसको एनक्रोचमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, ना उसको रेगुलाइज करने का इसमें कोई प्रावधान है एक, ना ही इसमें किसी इनको भूमि देने का प्रावधान है। ये मैं बेसिक को लेकर ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे। इसमें अधिकार क्या क्या है? एक गरीब आदमी है जिसके पास एक मकान है, फॉरेस्ट लैंड पे है जी, उसको अधिकार मिलना है, मालिकाना हक मिलना उसको। एक किसी आदमी ने 5 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, 4 बीघा ज़मीन अपने गुजारे के लिए, वो काफ़ी टाइम से उसमें गुजारा कर रहा है, उसमें निर्भरता है उसकी। जी। 2, उस ज़मीन की कोई लिमिट हो सकती है कि इससे ज़्यादा नहीं? हाँ, लिमिट तो खैर बहुत ज़्यादा है, उसमें बोलना ठीक नहीं है तो 4 हेक्टेयर बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली वो भी डर है एक किस्म का। जब हम एवरेज की बात करते हैं, हिमाचल में अभी तक 513 लोगों को ज़मीन दी 2024 तक, लेटेस्ट मुझे पता नहीं है, उसमें 1 बीघे की एवरेज आ रही है। तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि 50 बीघा मिलेगी। वो भी लोगों में, गवर्नमेंट में एक कन्फ्यूजन रहता है कि 50 बीघा तो लिमिट बहुत है, जब मिलनी नहीं तो उसका बात करने का फ़ायदा क्या है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ने 50 बीघा ज़मीन किसी व्यक्ति को नहीं दी। त्रिपुरा का एवरेज सिर्फ मैक्सिमम वो है 3.6 एकड़्स, 18 बीघा रखो आप। उसके बाद है आपके छत्तीसगढ़ का 1.98, 2 एकड़ हो गया जी। तो ये थोड़ा डर रहता है जब हम 50 बीघा बोलते हैं तो अथॉरिटीज डरती हैं कि 50 बीघा जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा जी। अभी तक जब आपके कोई 25 लाख लोगों को ज़मीनें दे चुके हैं बाकी स्टेट जी, तो 50 बीघा किसी को नहीं मिली, तो अथॉरिटीज़ को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा दावा हो सकता है इसके अंतर्गत? एक तो ये हो गया, एक आपका है जो मान लो क्लस्टर बना हुआ है जी। अब क्या होता था, पहले एक सेटलमेंट होता था, बंदोबस्त बोलते थे। तो बंदोबस्त क्या होता था कि मान लो सरकारी भूमि पे कोई गांव नया आ गया, गांव ऐसे बनते थे, तो उसको हम लाल लकीर मारते थे, उसमें लकीर मारते, उसको बोलते थे लाल लकीर। उसके अंदर जो मकान बन गए उसको बोलते थे आबादी दे। वो प्रोसेस इट वाज कंटिन्यूइंग फॉर मुगल काल से।
अच्छा जी। लेकिन बीच में जब ये ब्रिटिश काल के बाद, ये जो इंडिपेंडेंस के बाद ये टूट गया, तो कई जगह में जो ये बस्तियां बननी थी, आपकी आबादी नहीं बढ़ी, एनक्रोचर हो गए, पहले बनते थे। ये चाहे गांव में है चाहे शहर में है, जी। शहर में भी एक्ट लागू है। तो उन बस्तियों को जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बनी हुई है, उनको राजस्व गांव बनाना एक बड़ा अधिकार है और एक टॉप प्रायोरिटी है। इंसिडेंटली इस अधिनियम में ये कहा गया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इनको तो बनाना है, बनाना विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, छोड़ना ही नहीं, इनको पकड़ के बनाने हैं ये। तो आपने कहा कि शहरी इलाका भी इसमें आ सकता है, हाँ, yes। पात्रता के लिए क्या शर्तें हैं इसके? मैं अभी और बताता हूँ। जी। 2 हो गए। तीसरा, जीवन यापन के लिए किसी आदमी ने भूमि पे जो कब्जा किया हुआ कई सालों से, कब से वो आ गया था, वो भी इसमें वो भी इसमें एलिजिबिलिटी है। उसके बाद एक विवादित भूमि बोलते हैं। विवादित भूमि का मतलब है गवर्नमेंट कहती है हमारी है, आप कहते हैं मेरी है, जी। या दावा चला हुआ है, वो भी इसमें आएगा। चौथा आएगा, आपको क्या होता था पहले, पट्टे देते थे। पट्टे का मतलब आपके ग्रांट जी है ना, लैंड की ग्रांट दे दी, और बट कागजों में चढ़ी नहीं। या पहले प्रिंसिपल स्टेट देते थे, खुश होकर आपको दे दिया 5 बीघा, कागजों में आपके वैसे दे दिया, कब्जा भी ले लिया, कागजों में चढ़ी नहीं। तो उन पट्टों को मलकियत में कन्वर्ट करना इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी, जो आपका हक है वो इसमें मिलेगा। तो वो भी उन्हीं के लिए मलकियत में कन्वर्ट कर दी जाएगी, Yes। जो उसमें यूज़ कर रहे हैं। ये तो हो गया व्यक्तिगत। फिर हो गया सामुदायिक। जी। सामुदायिक का मतलब है जो कम्युनिटी राइट्स, बिल्कुल। जैसे फॉरेस्ट में आने जाने के लिए, घास काटने के लिए, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मलकियत के लिए, जो फॉरेस्ट में जितने भी उत्पाद हैं उनका उपयोग करने के लिए उसमें मलकियत का हक दे दिया। उसका परमिट भी गांव के लोग जारी करेंगे। पहले जो उसमें एक वाजिब उल होता था, वाजिब उल अर्ज, वाजिब उल अर्ज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि जो इसको बोलते हैं वैसे हिंदी में, अंग्रेजी में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पेपर्स, या वहाँ के रीति रिवाज, उसमें जो ये जब सेटलमेंट होता था, उसमें एक पोर्शन इसका बनता था जमाबंदी में, या मिसल अकीद उसको बोलते हैं। उसमें उसको लगाते थे, उसमें लिखते थे कि आपका इंडिविजुअल राइट क्या है और कलेक्टिव राइट क्या है। जी। वो रिकॉर्डेड तो है उसमें, लेकिन यूज़र राइट है, यू कैन ओनली यूज़। FRA देता है उसका मालकाना हक गाँव वालों को, उससे मालकाना। यस, वो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। फिर चरागाह है, लकड़ी काटनी है, और अन्य अधिकार ये आपके कम्युनिटी राइट में आ गए। तो ये अधिकार हो गए। तो कोई अगर बाहर से आकर उन उत्पादों का उपयोग करना चाहता है, उसका दोहन करना चाहता है, तो आपने कहा कि उसके लिए गांव वालों से परमिशन लेने पड़ती थी? नहीं, मैं ये कह रहा था क्योंकि अधिकार तो बाहर का नहीं होगा, अधिकार होगा उन्हीं लोगों का, उनके अपने ही लोगों के अपने लिए लोगों का। जी। पर उसमें फ़र्क ये आ गया, पहले परमिट देती थी, मान लो DFO, जी। गवर्नमेंट का जो फंक्शनरी था वो परमिट देते थे। अब उनको, अगर जब ये राइट उनको मिल गया, तो गांव के लोग ही उसको परमिट देंगे। जी। ये फ़र्क आ गया। अब आगे पात्रता के ऊपर कि पात्र कौन है। आफ्टर ऑल उसमें पात्र वो है एक जो व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज है, एक उस क्षेत्र में, उस भूमि पे, ओके, या मकान बना 13 दिसंबर 2005 पहले का, या उसमें ज़मीन काश्त की 13 दिसंबर 2005 से पहले की। दूसरा, आपका वो वहीं का वासी होना चाहिए, पुश्त दर पुश्त, कम से कम 3 पुश्तों से उस एरिया का, ना कि वहीं गाँव का, ऐसा भी नहीं है, उस एरिया का पुश्त दर पुश्त 3 पुश्तों का वहीं का वासी होना चाहिए। तीसरा, अपने उसी पे, उस भूमि पर निर्भर है, गुर्बत है जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए। क्योंकि ये आपका शेल्टर और लाइवलीहुड जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 से फ्लो करता है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एक प्रश्न आता है कि हो सकता है कि किन्नौर में कोई किसी के दादा परदादा या पिताजी रहते हो, लेकिन उनका जो बेटा है वो शिमला में पढ़ाई के लिए या फिर यहीं पे अपने जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो क्या उसको वो अधिकार वहाँ पे मिल सकते हैं? 2 किस्म की बातें होगी। या तो एक तो कंडीशन वो है कि वहाँ से आप छोड़ के आ गए दूसरी जगह, वहाँ से रेवेन्यू से बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आ गए, वहाँ कुछ नहीं है आपका, तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं, या दूसरा कुछ ऐसा है, तो उस कंडीशन में भी आपको मिलेंगे, वो राइट्स पूरे मिलेंगे। हाँ, और उसमें इनकम लिमिट कोई नहीं है, वो भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। उसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें जिनके पास इनकम है या नौकरी में है, वो भी एलिजिबल है। अगेन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्राइटेरिया नहीं है। हाँ हाँ।
क्योंकि वो उस क्षेत्र से संबंधित है तो उनका उस क्षेत्र के वन संपदा पर पूरी तरह से एक तरह से करेक्ट अधिकार सर, है। करेक्ट। यही चीज़ लागू करने के लिए एक्ट बनाया है। बिल्कुल सही बात आपने करेक्ट। कही है। सामुदायिक आपने बात की, और कई बार ये देखा जाता है कि विकास और ख़ास तौर पर लोगों के जो अधिकार हैं, इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट होता है। गवर्नमेंट का ये हमेशा एक तरह से अपनी तरफ से ये लोगों के उत्थान के लिए ख़ास तौर पर ये प्रयास रहता है कि उस एरिया का विकास किया जाए। एरिया का विकास करने के लिए कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं कि हो सकता है किसी पूंजीपति को या फिर हो सकता है किसी कंपनी को उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए परमिट दिया जाता है। तो किस तरह से हो सकता है कि उनके अधिकारों का भी संरक्षण हो जो परंपरागत रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो विकास है उसका भी एक तरह से साथ साथ सामंजस्य बैठाया जाए। उसमें दो बातें होगी। एक तो जिन पे लोगों के अधिकार है इंडिविजुअल जी और दो लोगों के अधिकार है आपके कम्युनिटी के। जी। तो जो तो इंडिविजुअल है वो तो आपको डिस्प्लेसमेंट में आ गया। अगर वो उनकी मलकियत है या होने वाली है तो उनको तो प्रॉपर जो आपका कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो तो प्राइवेट ज़मीन भी एक्वायर हो जाती है जी। वो तो उसी में आएगा। लेकिन जो आपका कम्युनिटी के हैं उसमें आपको लोगों से एनओसी लेके लोकल पंचायत का या उस एरिया का, खासकर ट्राइबल एरिया में, जी ट्राइबल एरिया में जब तक लोकल पंचायत का आपका एनओसी नहीं है तब तक वहाँ तो प्राइवेट लैंड भी तब तक एक्वायर नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो वो प्रोटेक्शन तो इसी ट्राइबल एरिया में ये प्रोटेक्शन तो दिया है, उसमें स्पेशल एक्ट है। नॉन ट्राइबल में भी पंचायतों से एनओसी लेना पड़ता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एनओसी लेना पड़ता है। जी। तो विकास तो होता नॉन है। ट्राइबल एरिया में ये एरिया किस तरह से नोटिफाई किया जाता है? कौन सा वाला एरिया? अगर नॉन ट्राइबल एरिया में हम देखें कि जो एफआरए के अंडर जो एरिया आ रहा है वो किस तरह से नोटिफाई होता है? सेम आइडेंटिफाई किस तरह से? प्रोसीजर सेम। जो ट्राइबल एरिया में नॉन ट्राइबल में प्रोसीजर सेम, जी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और मैं आगे इसको हिमाचल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। जी। हिमाचल में ये कानून जो है सबसे पहले ट्राइबल एरिया में शुरू हुआ 2008 में, बनाए 2006 में, लागू हुआ 1/8 से। हिमाचल में मार्च 2008 से शुरू हुआ, लागू हुआ। और नॉन ट्राइबल में हुआ जुलाई 2012 से। जी। 4 साल के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी बीच में। जी। तो आप ये पूछेंगे कि हिमाचल में प्रगति क्या है। तो हिमाचल में पूरे हम जो है थर्ड स्टेट है, वी आर बस सबसे पीछे वाली स्टेट है हम लोग लागू करने में। तो इस वक्त ये लागू करने में बहुत धीमी रफ्तार, सबसे धीमी रफ्तार है। धीमी रफ्तार होने का क्या कारण है? एक कारण जो है, बेसिक कारण ये है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब 2015 तक तो स्टेट गवर्नमेंट यही बोलती रही कि हिमाचल में इसको लागू करने के स्कोप है ही नहीं, बड़े कम है। हमारे पास रिकॉर्ड है, सेटलमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो ऐसा किस बेसिस पे बोला गया था? नहीं, इसलिए बोला, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या, ये कानून क्या है, पढ़ता कोई ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती रही, चिट्ठियों के ऊपर डायरेक्शन के ऊपर डायरेक्शन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम तो कह रहे हैं लागू करो, हिमाचल में लागू करने का स्कोप है। हिमाचल की कहते रहे कि नहीं है। पर 16 में उन्होंने कहा हम लागू करेंगे। अब 16 के बाद आया अब 25 में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मिशन मोड में लागू करेंगे। जी बिल्कुल। अब उसमें वो मैं आ रहा हूँ, आप आपके सवाल का जवाब अब आएगा। 20 मार्च को मंत्री जी ने कहा उनको मिशन मोड में लागू करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 11 अप्रैल 2025 को प्रिंसिपल CCF, अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, चलो, उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी पैरेलल। उसके मायने यही था कि हिमाचल में जो है अगर इसको लागू करेंगे तो एनक्रोचमेंट हम रेगुलाइज कर रहे हैं, कर देंगे। ठीक है। तो इट इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट। तो कम्युनिकेशन गैप रहा है? नहीं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, आप इसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स होल इशू। लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ सेटलमेंट हो चुका है, राइट सेटल हो चुके हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जब एक सेटलमेंट और दूसरे सेटलमेंट के बीच में भी राइट एक्रू होते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अगर मान लो सेटल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि FRA लागू नहीं करना, यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अब उसके रिबटल में मैं कह रहा हूँ, उनकी गलतफहमी क्या है, जो भ्रांतियाँ हैं उनकी मैं दूर करता हूँ। अब ऐतिहासिक अन्याय हिमाचल के साथ क्या क्या हुआ ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ।
अब सबसे पहले जो रिकॉर्ड बनता है, इसको स्टैंडिंग रिकॉर्ड बोलते हैं। एक होता है स्टैंडिंग रिकॉर्ड, एक होता है पीरियडिक रिकॉर्ड। तो स्टैंडिंग रिकॉर्ड बनता है आपका सेटलमेंट में जी तो सेटलमेंट नॉर्मली 40 साल के बाद होता है, जी बट हिमाचल में 40 के बजाय 70-80 साल के बाद भी हुआ। और हिमाचल में जो आज़ादी से पहले 2 किस्म की स्टेटें थी, एक तो मर्ज्ड एरिया की थी, बाद में मर्ज हुआ, एक थी आपकी हिली स्टेट्स। मर्ज्ड एरिया आमतौर पर पंजाब में था। तो उस जो मर्ज्ड एरिया था उसमें हुआ आपका बिल्कुल लेट, आपके 1800 कुछ में, 1880 के बाद हुआ। जी और जो आपके फ्रेंड्स जो हिली स्टेट थी इधर वाली, शिमला शिमाल वाली, उसमें हुआ आपका वो 1900 के शुरू में, 1905 में, उसके बाद में। उसके बाद सेटलमेंट हुआ आपके आज़ादी के बाद। नो लेट मी टेल यू, उसमें हुआ कि चंबा में सेटलमेंट हुआ 1952 से लेकर 1958 तक। वहाँ पर जितने अधिकार थे, इंक्रोचमेंट थी, उसको बोलते हैं कानूनी सेटलमेंट। जी कानूनी, उसमें पुराना रिकॉर्ड था नहीं। तो जितने भी आपने कहा कि मेरे पास 10 बीघा है, मैंने इसको सपोर्ट किया, आपका सारा इंक्रोचमेंट भी था, वो सारा जो सेटल हो गया। एवरी लैंड जो आपके कब्जे में थी सारी सेटल हो गई। मंडी में हुआ 59 से लेकर 70 तक। वहाँ भी जितना एक्सेस निकला आपके पास पिछले सेटलमेंट से अब सेटलमेंट के बीच, इट वॉज रेगुलराइज्ड, सारा हो गया। रेगुलाइज। उदाहरण आप देने चाहेंगे, अगर मान लीजिए ये अच्छी तरह से लागू हो गया होता तो कौन सी चीज़ें नहीं, ऐसी मैं थी? अब इसमें आ रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। शिमला में शुरू हुआ 1979 से। जी यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं हुई, यहाँ आपकी मिसलें बनी। एक ही स्टेट में 2 किस्म के कानून हो गए। दैट इज वन। हम नहीं बोलते मंडी और चंबा में नहीं होना चाहिए, हुआ अच्छा हुआ, अब भी होना चाहिए। दूसरा, जब भी हिमाचल में फॉरेस्ट सेटलमेंट हुआ तो बिना जो CAG की रिपोर्ट, मैं नहीं बोला, कैग की 2025 की रिपोर्ट है कि मोर देन 50% केसेस में मेजरमेंट नहीं हुई। मायने क्या हुए? जो भी आपने DP अपनाया, UP अपनाया, इट वाज, आपने उसको अंदर गए ही नहीं। आप अंदर लोगों की दोगरियाँ थी, मान लो खेत थे आपके या कुछ और राइट थे, देवर नेवर सीन। फॉल्ट तो रह गए ना आपका, जो आप जो अधिकार थे वो रह गए। ये कुछ चुनौतियां हैं। हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ समय की कमी है। जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके बारे में, क्या है इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? आपकी तरफ से क्या संदेश है कि सरकार को क्या करना चाहिए? चुनौती ये है कि सबसे पहले तो आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी और लोगों को भी। प्राइमरी चीज़, अनलेस पीपल आर नॉट अवेयर, अनलेस पीपल आर अवेयर, वो फिर वो उसको लागू नहीं कर पाएंगे। और ये थोड़ा कमी है इसमें दिक्कत ये भी है कि आपका रिजेक्शन रेट इज़ वेरी हाई। लोगों को मैं ये भी बोलूँगा कि जो फार्म आप भरेंगे ढंग से भरना, क्योंकि हिमाचल में रिजेक्शन रेट इज़ 89%। फॉर्म भरने में क्या सावधानियां बरती हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। भरने में ये है कि जो तो फार्म है, जो तो एक से पहला वाला भरने में आपने क्या करना, जो तो फार्म वो देख लेना आपने, उसमें अन्य सूचना में जहाँ आपने जाना, उसमें पात्रता आएगी, आप पात्र कैसे बनते हैं। जी बिल्कुल। यू विल से कि मैं भाई 3 पुश्तों से यहाँ ठहर रहा हूँ, तो उसमें आपको सजरा नसीब की कॉपी लगानी। जी। फिर आपने बोलना कि भाई मैं गरीब हूँ, उसका अपना आपका हिस्सा कितना आता है। फिर अगर आपके पास सेटलमेंट के दौरान मिसल बनी हुई है, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, वो बहुत बढ़िया एविडेंस है। और 2002 में आपने जो फार्म भरे उसकी कॉपी लगा दो, अटेस्टेड कॉपीज। ये कॉपियाँ अगर लगाएंगे आप, आपके जो आपका क्लेम है अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और वैसे ये बहुत बृहद विषय है और इस पे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी चीज़ें संक्षिप्त में और बहुत सी चीज़ें विस्तार से भी आपने हमें दर्शकों को बताई है। आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही तमाम जानकारीपूर्ण विषयों को और प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।